दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक चल रही है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और इस बार मजबूती से उत्तराखंड का पक्ष रखने की तैयारी है। नीति आयोग की मीटिंग में सीएम पर्यावरणीय सेवाओं के बदले उत्तराखंड को ग्रीन बोनस देने की सालों पुरानी मांग एक बार फिर उठा सकते हैं। चार धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और पर्यटन की दृष्टि से हर साल आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाओं को जुटाने की एवज में विशेष केंद्रीय सहयोग की भी मांग रख सकते हैं। अब खबर उन लोगों के लिए जिनके पास गोल्डन कार्ड है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यह साफ निर्देश दिया है कि पात्र गोल्डन कार्ड धारकों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। महंत इंद्रेश अस्पताल, जॉली ग्रांट अस्पताल और ग्राफिक एरा अस्पताल के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिया कि इलाज के लिए जिन लोगों के पास गोल्डन कार्ड है वो यहां इलाज के लिए आते हैं तो उन सभी लोगों को हर जरूरी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि अपने हर नागरिक को समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार का लक्ष्य है। सर्वोच्च दायित्व भी यही है। सरकार निर्धन और जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत भी निःशुल्क उपचार की सुविधा आसानी से पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में 2 महिलाएं कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। दोनों में ही कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और ये नया वेरिएंट JN1 है। गुजरात और महाराष्ट्र से महिलाएं यहां पहुंची थी, जिनकी तबीयत खराब हुई। उसके बाद उनका परीक्षण किया गया तो टेस्ट में कोविड पॉजिटिव पाई गई। गुजरात से एक महिला सत्संग में शामिल होने के लिए ऋषिकेश आई थी। वहीं दूसरी महिला एम्स की एक डॉक्टर है जो बेंगलुरु से लौटी थी, महाराष्ट्र की रहने वाली है। दोनों ही मरीजों का ऋषिकेश एम्स में टेस्ट किया गया। दोनों मरीजों की हालत ठीक है। कोविड की आहट के बीच डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने कहा कि उत्तराखंड के सभी चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को अलर्ट रहने को कहा गया है। साथ ही डीजी ने कहा कि राज्य में जो 2 मामले आए हैं वो दूसरे राज्यों के हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दोनों ही केस उत्तराखंड के रिकॉर्ड में नहीं चढ़ेंगे। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ जरूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। और दूसरी जो है उनकी भी माइग्रेंट की हिस्ट्री थी, वो आई थी आपके बेंगलोर से। तो वो डॉक्टर ही है मतलब, तो लेकिन वो भी अभी सेटल्ड है और अभी होम में ही है, वो घर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसमें भी हमने ये VC भी ले लिया सारे CMOs को, और निर्देश भी दे दिए गए हैं मेरे द्वारा कि अपने ऑक्सीजन बेड है या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है और ये सब ऑक्सीजन प्लांट है, ये अपने एक्टिव रखें और सैम्पलिंग थोड़ा बढ़ा लें, और ताकि अगर कोई केस आता है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करा लें। तो ये मेरे निर्देश हमारे जा चुके हैं। उत्तराखंड में केंद्र से मिलने वाली अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना में बड़ी गड़बड़ी की बात सामने आई। सबसे ज्यादा हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद सरकार ने 1353 स्कूल और मदरसों की जांच का फैसला लिया है। DM मामले की जांच कर 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बीजेपी गांव-गांव पहुंचाने का प्लान बना चुकी है, ताकि जनता और पूर्व सैनिकों तक राष्ट्रवाद की बात पहुंच सके। तो देवभूमि में सवाल कांग्रेस के सामने है कि सिर्फ एक जय हिंद यात्रा से बात बन जाएगी या कांग्रेस भी आगे कदम बढ़ाएगी। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना रही है। भारतीय सेना की सफलता की ये कहानी बीजेपी घर घर पहुंचाना चाहती है। इसीलिए शहर जिले के बाद अब बात गांव और बूथ तक हो रही है। बीजेपी की तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा को पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है। इस बात से खुश बीजेपी है तो अब तय हुआ है गांव-गांव में जनता और पूर्व सैनिकों तक बात पहुंचाने के प्रोग्राम अब रुकने वाले नहीं हैं। सैनिकों के पराक्रम को सलाम कर रहे हैं, सलूट मार रहे हैं। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, खाली उत्साहित करना है और काम को
बूथ लेवल तक जनता के गांव में, देहात में, स्कूल में, डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में, मार्केट के अंदर लेकर जाना है। इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हर तरफ है, पर कांग्रेस इस ऑपरेशन के जश्न में सीमित दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऑपरेशन सिंदूर की जीत पर काफल पार्टी की, तो पूर्व सैनिकों को शॉल पहनाए। तो 31 मई को कांग्रेस हल्द्वानी में जय हिंद यात्रा निकालने जा रही है। पर सवाल है कि जिस प्रदेश में 1.5 लाख पूर्व सैनिक और 50,000 वीर नारियां हों, वहां कांग्रेस के सीमित प्रोग्राम क्या संदेश दे पाएंगे और कैसे बीजेपी की तिरंगा यात्रा का मुकाबला कर पाएंगे। केवल वोट बनाने के लिए, वोट की खातिर, वातावरण बनाने के लिए, अपनी पार्टी के पक्ष के लिए वो प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन उस प्रपंच को पूरा देश जान चुका है। कांग्रेस के लिए तो हर रोज, चाहे युद्ध हो चाहे युद्ध ना हो, चाहे शांति हो, हम अपने सैनिकों के लिए हमेशा उनको सलाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके शौर्य को हमेशा उनके आगे नतमस्तक हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जीत की चर्चा पूरे देश में है। ऐसे में सेना को वीर सैनिक देने वाली देवभूमि में बीजेपी जश्न को थामना नहीं चाहती। पर सवाल विपक्षी कांग्रेस के सामने है कि आखिर कैसे ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाए और कैसे जनता और पूर्व सैनिकों से कनेक्ट करे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी न्याय यात्रा के तहत गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं में मंदिर दर मंदिर भगवान की शरण में है। बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत की न्याय यात्रा पर कमेंट किया है। अब हरीश रावत जी की दिक्कत यही है कि वो 2 कदम आगे बढ़ते हैं। अब हरीश रावत जी की दिक्कत यही है कि वो 2 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर 10 कदम पीछे चले जाते हैं और इसलिए कांग्रेस का ये हाल हो रहा है। हरीश रावत जी न्याय यात्रा निकालें क्या निकालें, अब वो किससे न्याय मांग रहे हैं भगवान जाने। अपने लिए मांग रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए मांग रहे हैं, या जो कुछ उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए क्या उसके पश्चाताप के लिए कर रहे हैं। ये तो रावत जी की बात तो बताते हैं कि उनके बाएं हाथ को दाएं हाथ का पता नहीं चलता, उनके नजदीक के लोग बताते हैं। तो उनके अंदर क्या है वो कुछ पता नहीं, उसको भगवान ही जान सकता है। इधर उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। आज से 26 मई तक तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने नैनीताल, पिथौरागढ़ में तेज बारिश की चेतावनी दी है और इसी के साथ उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आंधी और बारिश का अलर्ट है। बारिश के अलर्ट के बाद चारधाम यात्रियों को भी सतर्क रहने की अपील की गई है और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इधर रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि इलाके में देर रात हुई बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश की वजह से बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे सड़क किनारे खड़ी कई बाइक्स पानी में तेज बहाव में बह गईं। उत्तरकाशी में भी बारिश हुई, ओलावृष्टि भी हुई, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। फलों और सब्जी की खेती पर मौसम की मार पड़ी है और इसी के साथ तेज बारिश से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। जिला प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा है। जिले में आने वाले दिनों में भी मौसम अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में जिला प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। अभी उसका वो करवाया जा रहा है, इंस्पेक्शन करवाया जा रहा है। संबंधित जो राजस्व निरीक्षक हैं उनको तत्काल रिपोर्ट दी गई थी कि वो तत्काल जो है, जो अगर कोई क्षति हुई है तो उस क्षति के संबंध में जो है एक विस्तृत रिपोर्ट बना करके दें। जो मामूली रूप से जिन घरों में पानी घुस गया था और उनके जो खाने पीने की कोई सामग्री थी वो जो है उसका नुकसान हो गया था, तो उनको तत्काल जो है मुआवजा भी वितरित किया गया है। बाकी विस्तृत रिपोर्ट आने पर जो मानक है, मानक के अनुसार क्षति का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके अनुसार जो है उनको अहेतुक सहायता वगैरह दी जाएगी।
केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। अब तक 5,02,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या थी 24,540। वहीं धीरे धीरे अब चारधाम यात्रा में रौनक बढ़ती ही जा रही है। उम्मीद जताई जा रही कि इस बार की यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। वहीं बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो यहां पर भी 3,35,053 यात्रियों ने अब तक दर्शन किए हैं। हर रोज 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन के लिए। ये संख्या अब और ज्यादा बढ़ती दिख रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की भी बात कर लेते हैं। अब तक 4,50,000 श्रद्धालु इन दोनों धामों के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 2,33,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। गंगोत्री धाम पहुंचकर 2,18,000 से ज्यादा यात्रियों ने मां गंगा के दर्शन किए हैं। ये सभी व्यवस्थाओं को लेकर काफी संतुष्ट दिख रहे हैं और प्रदेश सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। इस वर्ष यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। रास्तों की स्थिति बहुत अच्छी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन करने के पश्चात जो है यहाँ पर बहुत जो सुकून मिल रहा है और चार धाम की यात्रा जो है बहुत ही सुंदर चल रही है। यात्रियों के लिए एक बिल्कुल सेट बनाया गया जिससे यात्रियों को धूप का महसूस न हो और दर्शन की पूरी हमने अच्छी व्यवस्था की गई है। प्रशासन के द्वारा भी घाटों का निर्माण जो प्राइमरी तौर पर होना था वो बहुत बढ़िया हो चुका था, क्योंकि अगर नहीं होता तो आप देख सकते हैं कि घाट में यात्री का बैठना मुश्किल हो जाता। वो प्रशासन ने किया। एक और यात्रा है जिसके लिए इंतजार अब खत्म होने वाला है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए श्रद्धालुओं का जत्था आज सुबह रवाना हो गया, जो आज रात्रि विश्राम घांघरिया में करेगा। वहीं रविवार को सुबह हेमकुंड के कपाट खुलेंगे, यानी कि कल सुबह पहली अरदास होगी। यहाँ खुशहाली समृद्धि के लिए ये अरदास की जाएगी। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सिखों के प्रसिद्ध गुरुद्वारे में जो बोले सो निहाल के नारे गूंजने लगे हैं। रविवार को हेमकुंड गुरुद्वारा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं हेमकुंड साहिब में चारों तरफ अभी भी बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। 25 मई को सुबह 9:30 बजे कपाट ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए जाएंगे। 4 कुंतल रंग बिरंगे फूलों से हेमकुंड साहिब पवित्र गुरुद्वारे को सजाया गया है। गुरु साहब की अपार कृपा सदका हर साल की तरह इस बारी भी सारिया संगतां सारियां इकट्ठियां होके गोबिंद घाट तो पहला गोबिंद धाम फिर हेमकुंड साहब के दर्शनां लई आंदियां हन। रस्ते विच इन्ना सोहना प्रबंध, इन्ना वधिया प्रबंध मैनेजमेंट दा कीता उन्हां ने साडे सारियां वास्ते, ते आपां उन्हां दा शुक्रगुजार करदे हां। मौसम भी वधिया साथ दे रहा है इस बारी। नीचे गोविंद धाम गोविंद घाट सभी जगह व्यवस्था पूरी हो गई है, क्योंकि लंगर की व्यवस्था, डॉक्टर की टीम सब पहुंच गई है। रहने के अच्छे कमरे सुंदर बना दिए गए हैं नीचे। हेमकुंड साहिब में तो सुबह यात्री आते हैं और शाम को जाके घाघरिया में ही विश्राम करते हैं। तो यहाँ की तैयारियां पूरी हैं। फौज का हमारे साथ यहाँ पे आई हुई है, जिन्होंने रास्ता पूरा अच्छी तरह से खोल दिया है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। रास्तों से बर्फ को हटाया जा चुका है। हेमकुंड साहिब की यात्रा बेहद कठिन है। 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके हेमकुंड साहिब पहुंचा जाता है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालु आस्था की डोर से बंध कर यहां तक पहुंचते हैं और पवित्र गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं। कठिन यात्रा हेमकुंड साहिब की होती है और जब यात्री हेमकुंड साहिब पहुंचते हैं, पवित्र जो सरोवर है उसमें डुबकी लगाते हैं, तो उनकी थकानें भी पूरी हो जाती हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा अब शुरू हो चुकी है और अब इस यात्रा में इसी तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी। थोड़ा सा मौसम बदलेगा, बर्फबारी होगी। ग्लेशियर का आनंद लेने के लिए देश और दुनिया से यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचेंगे। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, अटलाकुड़ी, हेमकुंड साहिब। इंग्लैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम का ऐलान हो चुका है। शुभमन गिल होंगे टेस्ट टीम के कप्तान। जिसकी उम्मीद थी वही हुआ।
अनुमान लगाया जा रहा था कि गिल को कप्तानी मिलेगी तो गिल ही कैप्टनसी करेंगे। ऋषभ पंत टेस्ट टीम के उप कप्तान होंगे। साथ ही उन्हें शामिल किया गया है। टेस्ट टीम में करुण नायर को मौका मिला है। इंग्लैंड दौरे में टीम के कुल 18 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। जून के महीने में ही इंग्लैंड दौरे पर जाना है टीम इंडिया को। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, जिसके बाद ये सवाल किया जा रहा था कि अब भारतीय टेस्ट टीम कैसी होगी। तो इस टीम का ऐलान हो चुका है। टीम की कैप्टनसी करेंगे शुभमन गिल, वहीं ऋषभ पंत उप कप्तानी करेंगे। करुण नायर को मौका दिया गया है। कुल 18 खिलाड़ियों की सूची सामने आ गई है। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को टेस्ट मैच, वनडे और T20 तीनों ही फॉर्मेट में मैचेस खेलने हैं। टेस्ट मैच पहले होगा इंग्लैंड दौरे पर, जिसके लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। गिल को कैप्टेंसी सौंपी जा रही है, वहीं ऋषभ पंत उप कप्तानी करेंगे। करुण नायर को इस टीम में शामिल किया गया है। चमोली के विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब यात्रा रविवार को शुरू हो रही है। इससे पहले यात्रा मार्ग पर अब भी 6 किलोमीटर तक ट्रैक पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स दिख रहे हैं। 50 मीटर लंबे ग्लेशियर हेमकुंड साहिब के पैदल मार्ग पर नजर आ रहे हैं। तो कल सुबह हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए इंतजार बस खत्म होने वाला है और इसे लेकर बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा पर निकल रहे हैं। पंजाब से भी बाइक सवारों का एक दल हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए रवाना हुआ। संगतां नूं उन्हां दे आओ, बढ़िया दर्शन करो जी जी। सब रस्ते खान पीन हर चीज़ प्रबंध ने जी, पूरी कमेटी ने पूरा प्रबंध किया है। हमारे पंजाब में ना वैसी क्रेज है, कहीं भी जाते हैं जी बाइक लेके ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ ट्रैक्टरों पे ज़्यादा पसंद करते हैं। सीमा से सटे गांव को वाइब्रेंट विलेज के तहत विकसित किया जा रहा है। उत्तरकाशी के जादुंग गांव का भी कायाकल्प हो रहा है। किस तरह से यहां की तस्वीर बदल रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उत्तरकाशी की नीलांग घाटी के जादुंग गांव को फिर से बसाने को लेकर काम तेज हो गए हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान खाली हुए गांव में होम स्टे बनाए जा रहे हैं, ताकि यहां पर्यटक आएं और यहां की संस्कृति के साथ यहां के सुंदर नजारों का दीदार कर सकें। एक का डोर लेवल तक काम हो गया है, एक का प्लिंथ तक हो रहा है, बाकी हमारे 3 ऑलरेडी, 2 पे प्लिंथ का काम हो गया है और एक अभी है जिसको भी डिसमेंटल करना है। इस बार गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुलने के बाद से नीलांग घाटी में अब तक 1500 से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं। वहीं जादुंग गांव इनर लाइन में आता है, जिसे अब इनर लाइन से हटाने की तैयारी है, ताकि बड़ी तादाद में सैलानी यहां पहुंच पाएं। पूरा ही बहुत रमणीक ट्रैक है और पूरा कोल्ड डिजर्ट भी हम कहते हैं, जो जादुंग का एरिया है, नीलोंग का एरिया है, वहाँ पे जाके आप पार्वती कुंड और अन्य जो चोटियाँ हैं उनके दर्शन कर सकते हैं और अद्भुत नज़ारा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस साल जादुंग में प्रथम चरण में करीब 10 होम स्टे बनकर तैयार हो जाएंगे और यहाँ आने वाले पर्यटकों को सभी सुविधाएं भी मिल पाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। अगर हम कहें कि कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर डेमोग्राफी चेंज के अहम पड़ाव पर है, तो आप यकीन नहीं करेंगे।
लेकिन ये हकीकत है। सीएम धामी के निर्देश पर जैसे जैसे बाहर से आए लोगों का सत्यापन हो रहा है, बड़ी बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। कुमाऊं के एंट्री गेट हल्द्वानी में ये लाइन उन संदिग्ध चेहरों की है जो बिना दस्तावेजों के ही यहां रह रहे हैं। बनभूलपुरा की झुग्गी और कच्ची बस्तियों से पुलिस इन संदिग्धों को निकाल लाई है। इसमें बड़ी संख्या बिहार, बंगाल और बांग्लादेश से आए संदिग्धों की है, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। इसमें देखिए दोनों तरह के लोग हैं, क्योंकि इसमें मिडिलमैन भी हमें जो लोगों से बातचीत करके पता चल रहा है, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ डेवलपर सो कॉल्ड हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है, और जो स्थानीय लोग भी इस गांव के हैं जिनके नाम पर ये मूलतः जमीन रही होगी, उनके द्वारा भी विक्रय किया गया है। इन संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच पुलिस के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि इनमें बड़ा हेरफेर है, इसलिए सभी की बायोमेट्रिक जांच की जा रही है। दूसरी तरफ जमीनों की जांच के मामले भी हैरान करने वाले हैं। यहाँ प्रॉपर्टी डीलर अपने कुछ % कमीशन के लालच में बड़ा खेल कर रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों का जो आधार कार्ड है सिर्फ देखा नहीं गया, आधार कार्ड में ये भी चेक किया गया कि आधार कार्ड ऑथेंटिक है या नहीं है। माई आधार का इस्तेमाल करके चेक किया गया। इसके अलावा किसी में अगर डाउट था तो PMJAY जो हमारा आयुष्मान भारत है, उसमें भी राशन कार्ड के डिटेल्स होते हैं, वहाँ से मैच करके देखा गया। फिर भी जहाँ पे डाउट है तो उसके लिए आधार के बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से भी लॉक करके चेक करवाया जा रहा है। इसके अलावा जिन लोग का पुलिस सत्यापन नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है, उन लोगों का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, और साथ साथ में उनका जो चलानी कार्रवाई वो भी करी जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर संदिग्ध पश्चिम बंगाल के कुछ विशेष जिले से हैं। उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि उनके पास उत्तराखंड के कई दस्तावेज मौजूद हैं। ऐसे में पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि आखिर ये दस्तावेज बनाने में इनकी मदद किसने की। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।